राधापुर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात प्रभु की आराधना में लगा रहता था। वो बहुत ही स्वाभिमानी था और अपने कर्मों पर भरोसा करने वाला था। पूरे गांव में वही एक ऐसा इंसान था जिसने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। वो अपनी बेटी रीमा और अपने बेटे किशन के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई भी खेत नहीं था। वो दूसरों के खेत में खेती करके अपना घर चलाता था। उसने और उसके बेटे ने मिलकर उसकी लड़की की शादी के लिए धन इकट्ठा कर लिया था। उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है। जब ये बात गांव के जमींदार को पता चलती है। अच्छा, तो बोला कि बेटी की शादी तय हो गई है। बोला बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन बोला ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आज तक मेरे सामने पैसे मांगने नहीं आया। उसको इस बात पर बहुत घमंड है। मैं भी देखता हूँ कि उसकी बेटी की शादी कैसे होती है। अभी चिंटू पिंटू के पास जाता हूँ। वास्तव में चिंटू और पिंटू जो पुराने चोर थे और जमींदार के कर्ज से दबे हुए थे। चिंटू पिंटू, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए सेठ जी, आज आपने हम दोनों को कैसे याद किया? हमने कहा तो था कि हम आपको हमारे पास पैसे आते ही आपको दे देंगे। अरे पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जरा पता लगाओ भोला ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो गहने बनवाए थे वो कहाँ रखे हैं, और तुम दोनों जाकर उनको चुरा लाओ कैसे भी करके। मुझे वो गहने चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। जी सेठ जी, आप चिंता मत करिए, हम आज रात ही आपका ये काम कर देंगे। सुनो, तुम दोनों बिना काम किए मत लौटना। मैं उस गरीब को अपने पैरों में गिरा हुआ देखना चाहता हूँ। सेठ जी आप चिंता ना करें, काम हो जाएगा। फिर रात होने पर चिंटू और पिंटू दोनों भोला के घर जाते हैं और सारा धन और सारे गहने चोरी करके जमींदार के पास ले आते हैं। सेठ जी ये लीजिए, हमने आपका काम कर दिया। ये वो सारे पैसे और गहने हैं। अब मैं देखता हूँ भोला अपनी बेटी की शादी कैसे करता है और मेरे पास कैसे नहीं आता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमानी समझता है ना, अब उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगले दिन भोले को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो गई है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। हे महादेव, भगवान आपने ये क्या किया? मैंने आपकी इतनी भक्ति की और आपने मेरे साथ ये किया। कल मेरी बेटी की शादी है, अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? पिताजी, अब जो होना था वो तो हो ही गया है। अब आगे क्या करना होगा ये सोचना पड़ेगा। हम शादी तो तोड़ नहीं सकते, सारी तैयारी हो चुकी है। अगर ये शादी टूटी तो हमारी रीमा की बहुत बदनामी होगी। मुझे लगता है कि आपको जमींदार से थोड़ा पैसा कर्ज पर उधार ले लेना चाहिए, जिससे हम रीमा की शादी करवा सके। हम कुछ ना कुछ करके सारा कर चुका देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ शादी के बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। मैं अभी जमींदार जी के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज पर उधार ले आता हूँ। ये कहकर भोला कर्ज लेने के लिए जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। आओ भोला, आओ। कैसे आना हुआ है? सुना है तुम्हारी लड़की की शादी तय हो गई है। हाँ जमींदार जी, हुई है, लेकिन एक अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। जितने भी गहने और पैसे थे वो सब चोर उठा कर ले गए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। जमींदार को तो पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो नाटक करते हुए बोला, अरे ये तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ। बेचारा भोला जमींदार से कहने लगा, जमींदार जी, मैं उसी के विषय में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अब आप तो जानते ही हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, जिस वजह से मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। ये सुनकर जमींदार मन ही मन खुश होकर सोचने लगता है, ये हुई ना बात। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे वापस कब तक दोगे? क्योंकि अब तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जमींदार जी, मैं और मेरा बेटा दोनों दिन रात एक करके काम करेंगे और आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार भोला को पैसे दे देता है और भोला पैसे लेकर चला जाता है।
भोला अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवाता है। फिर एक दिन किशन बोलता है, पिताजी, शादी तो बड़ी अच्छे से निपट गई। अब हमें जमींदार के कर्ज भी चुकाना है, इसलिए मैं काम ढूंढने के लिए गांव में जा रहा हूँ। इतना कहकर किशन गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो पूरे गांव में काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिलता। नहीं भाई, इस समय मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। वो निराश होकर अपने घर वापस लौट आता है। पिताजी, मैं पूरे गांव में काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। मैं सेठ के यहाँ भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। अब मुझे लगता है कि गांव में मुझे शायद कहीं काम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शहर में जाकर काम ढूंढता हूँ। शायद वहीं कहीं पर काम मिल जाए। तुम सही कह रहे हो बेटा। तुम तो जानते ही हो कि मैंने आज से पहले कभी किसी से उधार पैसे नहीं मांगे, और पहली बार हमारे इतने बुरे समय में जमींदार जी ने हमारी सहायता की है। जमींदार एक बहुत अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे समय पर लौटाने होंगे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर में जाकर कहीं ना कहीं काम जरूर ढूंढ लूंगा, और हम जमींदार जी का पैसा समय पर जरूर चुका देंगे। आप इस बात से निश्चित रहिए। इतना कहकर किशन काम ढूंढने के लिए शहर चला जाता है। उसे शहर में एक सेठ के यहाँ काम मिल जाता है, और कुछ दिनों बाद वो पैसे कमाकर गांव लौटता है। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, और मैंने अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। अब आप आज ही जमींदार के पास जाना और उनका सारा कर्ज ब्याज सहित चुका देना। बेटा, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया। मैं दिन रात सोचता रहता था कि जमींदार जी के पैसे समय पर लौट पाऊंगा कि नहीं। आज तुमने खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मैं अभी जमींदार के पास जाकर उनका पैसा लौटा कर आता हूँ। अच्छा पिताजी, ठीक है, अब आप जाइए और जमींदार का पैसा चुका दीजिए। अब मैं शहर जाता हूँ, क्योंकि शहर में मुझे बहुत काम है। मैं सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेकर ये आया था। मैं निकलता हूँ। ये कहकर किशन वापस शहर की ओर निकल गया, और कुछ ही घंटों में भोला भी पैसे लेकर जमींदार के यहाँ निकल जाता है। जय भोले की जमींदार जी। जय भोले की। आओ बताओ भोला, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें और कर्ज की जरूरत पड़ गई है? नहीं जमींदार जी, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज लौटाने आया हूँ। जमींदार जी, आपने जरूर के समय सहायता की, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे तुमने तो सच में बहुत जल्दी पैसों की व्यवस्था कर ली है। ये कहकर जमींदार सोचने लगा, अगर इसने इतने जल्दी कर्ज चुकता कर दिया तो मुझे ब्याज बहुत ही कम मिलेगा। मेरा तो इसे कर्ज देने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इस अनपढ़ गवार से और भी पैसे निकलवाने होंगे। मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत संघर्ष किया है, इसलिए आज मैं ये कर्ज चुका पा रहा हूँ। शिव जी की कृपा से मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है। अच्छा, तो किशन शहर में पैसे कमाने के लिए गया है। चलो अच्छी बात है। बोला, ये देखो, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके लिख दिया है कि तुम्हारा सारा कर्जा चुकता हुआ। तुम इसे पढ़ लो। सरपंच जी, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। आपने बोल दिया तो बस इतना ही काफी है। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तभी जमींदार भोला के अनपढ़ होने का फायदा उठाता है। बोला, मुझे प्यास लग रही है, क्या तुम अंदर से मेरे लिए पानी लेकर आ सकते हो? फिर भोला जमींदार के घर के अंदर चला जाता है, और जमींदार चालाकी से पर्ची बदल देता है और भोले को दोबारा कर्ज दिया है ऐसा लिखकर वो भोला को बदली हुई पर्ची दे देता है। भोला वो पर्ची लेकर बाहर से चला जाता है। अच्छा हुआ, अब कोई कर्जा नहीं रहा। सब मेरे शिवजी की कृपा से हुआ है। बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा भी कमाने लगा है। अब सब ठीक हो गया है। अब मैं निश्चित होकर भगवान की भक्ति में लग सकता हूँ। जय हो महादेव भगवान की। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तभी अचानक एक दिन जमींदार के कुछ लोग भोला के घर आते हैं। भोला, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। बोलो भाई, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? भोला, तुमने जो जमींदार जी से कर्जा लिया था वो तुमने अभी तक लौटाया नहीं है। हम वही तुमसे लेने के लिए आए हैं। भोला ये सुनकर चौंक कर बोला,
अरे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो जमींदार जी का सारा कर्जा चुका दिया है। शायद तुमसे कोई भूल हो गई है। हमसे कोई भूल नहीं हुई है। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप हमारे जमींदार जी का पैसा लौटा दो और ये नौटंकी किसी और के पास जाकर करना, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकालने के लिए। और तुम अपने आप को शिव जी का बहुत बड़ा भक्त कहते हो और अभी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरे प्रभु ने मुझे छल कपट करना नहीं सिखाया। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने सारा कर्जा लौटा दिया है। मैं स्वयं गया था। कर्ज लौटाने के लिए तुम जाकर जमींदार जी से पूछो। हमें हमारे जमींदार जी ने ही तो यहाँ भेजा है। हमारे सेठ जी पागल हैं क्या, जो बिना किसी वजह के पैसे लेने के लिए भेजेंगे? तुम नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अभी पैसे नहीं हैं तो हम तुमको 2 दिन का और समय देते हैं। 2 दिन के अंदर कुछ भी करके जमींदार जी का पैसा लौटा दो, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी भोला को डरा धमका कर वहाँ से चले जाते हैं। भोला बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो वहाँ से सीधे जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। जमींदार जी, ये क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पर पैसा मांगने के लिए क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपका सारा कर्ज चुकाया था, फिर ये क्या हो रहा है? भोला, तुम ये क्या कह रहे हो? पिछली बार तुम मेरा पैसा लौटाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि मैं तुम्हें पिछली बार और भी कर्ज दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए, इसलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे पास भेजा था। लेकिन तुम तो सीधे मुखर रहे हो कि तुमने मेरा पैसा लौटा दिया है। तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? तुमको मैं बिना कुछ गिरवी रखकर पैसे दिए, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुम जैसे बेईमान इंसान को पैसे देना ही नहीं चाहिए था। भोला को ये सुनकर गुस्सा आ गया। जमींदार जी, आप इतने झूठे और मक्कार आदमी निकलोगे, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझता था। मैं अपने बेटे से यही बोल रहा था कि जमींदार जी बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने हमारे बुरे समय में हमारी सहायता करी है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपने बिना कुछ गिरवी रख मुझे पैसे क्यों दिए थे। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। उसके घर देर है अंधेर नहीं, वो सच्चाई की जीत अवश्य करेगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा अवश्य ही मिलेगी। ये भाषण किसी और के पास जाकर देना। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें मैं सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर 2 दिन में तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जानते नहीं हो मेरे आदमियों को मेरे एक इशारे पर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या हाल करेंगे। अब निकलो यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। भोला बाहर से निराश होकर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। अब तो मुझे न्याय दिलाने के लिए मुखिया जी के पास जाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही भोला मुखिया जी के पास जाने के लिए निकल जाता है। मुखिया जी के पास जाकर भोला उन्हें सारी बातें बताता है और फिर ये बात ग्राम के पंचायत में चली जाती है। भोला ने जमींदार पर आरोप लगाया है कि जमींदार ने भोला के साथ धोखाधड़ी करी है। भोला का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा कर्ज पर उधार लिया था और उसने वो पैसे ब्याज सहित जमींदार को लौटा दिए थे। तो जमींदार, तुम्हारा इस पर क्या कहना है? मुखिया जी, भोला मेरे पास आया था और उसने कहा था कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। तो उस दिन भोला ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर बिना कुछ गिरवी रखे उसे पैसे दे दी। मुझे नहीं पता था कि भोला ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने इसकी जरूरत के समय पर इसकी सहायता की और भोला ने मेरे साथ धोखा किया। भोला ने मुझे कोई भी पैसे नहीं लौटाए और सारे गांव वालों को कहता फिर रहा है कि इसने मेरे पैसे लौटा दिए। नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे बेटी किशन ने शहर जाकर बड़े संघर्ष से पैसे जमा किए थे और मैंने वो पैसे लौटाए थे। किशन को गांव में कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था, लेकिन जमींदार के पैसे लौटाने के चक्कर में वो शहर गया और उसने शहर में जाकर दिन रात एक करके वो पैसे कमाए। जमींदार झूठ बोल रहा है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुखिया जी, मैंने स्वयं जाकर ब्याज सहित जमींदार को पैसे लौटाए थे। भोला की ये बात सुनकर मुखिया जी बोले, भोला, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि तुमने जमींदार के पैसे लौटाए थे? जी मुखिया जी, मेरे पास एक पर्ची है
जो स्वयं जमींदार जी ने मुझे दी थी और उस पर लिखा था कि मेरा कर्ज चुकता हो गया है। जमींदार जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे। ये कहकर भोला वो पर्ची मुखिया जी को दे देता है। फिर मुखिया जी वो पर्ची पढ़ते हैं। भोला, तुम जानते भी हो कि इस पर्ची में क्या लिखा है। जैसा कि तुमने कहा वैसा कुछ भी इस पर्ची में नहीं लिखा है। इसमें तो ये लिखा है कि तुमने जमींदार से और भी पैसा कर्ज पर उधार लिया है। ये सुनकर भोला और भी हैरान हो गया। नहीं मुखिया जी, ये सरासर झूठ है। जमींदार जी ने कहा था कि इस पर्ची पर उन्होंने लिखा है कि मेरा सारा कर्जा चुकता हो गया और उन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे। और मैं अनपढ़ इस पर्ची को पढ़ा नहीं। मैंने जमींदार जी पर विश्वास करके वो पर्ची रख ली थी। मैंने नहीं सोचा था कि जमींदार जी मेरे अनपढ़ होने का फायदा कुछ इस तरह से उठाएंगे। अब आप ही फैसला कीजिए मुखिया जी, सबूत आपके सामने है। भोला सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई भी पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझे और भी पैसे उधार लिए थे। अब आप ही न्याय कीजिए। फिर मुखिया जी ने कुछ सोचकर कहा, सारे सबूत तो यही कह रहे हैं कि जमींदार सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी भोला, हम तुम्हें एक मौका और देंगे। भोला, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच बोल रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का और समय है और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हे मेरे भोले बाबा, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, अब मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मैंने जमींदार को कर्ज लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर गया। मेरा आपके अलावा और कोई भी नहीं है। आप तो जगत के पालनहार हो, आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब कुछ पता है। आपसे क्या छिपा है? जब मैं जमींदार के पैसे लौटाए तब आप वहाँ पर उपस्थित थे। चाहे मुझे किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है कि मैंने जमींदार का सहारा कर्ज लौटा दिया था। मेरी लाज रखो प्रभु, नहीं तो मुझे कल सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। मैंने आपकी इतने सालों से भक्ति की है, कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांगता हूँ। आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। और जमींदार ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि मैं उसे षड्यंत्र में फंस गया हूँ और उसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास आपके अलावा कोई भी सबूत नहीं है। आप ही मेरे गवाह हो और आप ही मेरे सबूत हो। भोला ये सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया। जब भोला बाहर गया तो बाहर एक नौजवान व्यक्ति खड़ा था। भाई, कौन हो तुम और तुम्हें किससे मिलना है? मेरा नाम शिवा है और मुझे आपके बेटे किशन ने भेजा है, जो शहर में नौकरी कर रहा है। बात यह है कि मैं पास ही के गांव सीतापुर में रहता हूँ। मैं और किशन दोनों एक साथ ही शहर में नौकरी करते हैं। किशन के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। वो पैसे उसने मेरे साथ आपके लिए भिजवाए हैं, क्योंकि मैं अपने गांव सीतापुर आ रहा था, तो उसने मुझे पैसे आपको देने के लिए दे दिए। भोला अपने बेटे के दोस्त को देखकर बहुत ही खुश हुआ। आओ बेटा शिवा, अंदर आओ। तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। घर के अंदर बुलाकर भोला ने शिवा की बहुत अच्छी सेवा की। उसे बिठाकर खाना खिलाया। शिवा अपने साथ लाए हुए पैसे भोला को दे दिए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव के लिए निकलना है। बेटा, अब तो शाम हो गई है। तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह होते ही अपने गांव के लिए निकल जाना। शिवा इस बात पर तैयार हो गया और वो बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में भोला ने शिवा को अपनी आप बीती बता दी कि किस तरह जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और उसने जो कर्ज वापस कर दिया था, उस कर्ज के लिए जमींदार उसे बदनाम कर रहा है। भोला की सारी बातें सुनकर शिवा बोला, चाचा, आप चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। भगवान ने चाहा तो भरी पंचायत में आप निर्दोष साबित होंगे और उस लालची जमींदार की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं भी कल आपके साथ पंचायत में चलूंगा। ठीक है बेटा, तो तुम भी मेरे साथ पंचायत में चलना। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा अपना ही बेटा मेरे साथ है। फिर अगले दिन सुबह जब पंचायत शुरू हुई तो मुखिया, जमींदार, भोला, शिवा और गांव के बहुत सारे लोग थे। पंचायत की कार्रवाई शुरू हुई। आज तो मजा आने वाला है। आज तो भरी सभा में भोला की धज्जियां उड़ जाएगी। ये अपने आप को बड़ा स्वाभिमानी समझता था ना, आज इसका सारा स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगा। आज के बाद ये किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। बोलो भोला, आज तुम जमींदार के लिए क्या सबूत लेकर आए हो?
भोला आंखों में आंसू लिए इधर उधर देखता रहता है। जमींदार भोला को देखते हुए बोलता है, मुखिया जी, आप भी क्या इस भोला की बातों पर भरोसा कर रहे हो? जब भोला मेरे पास आया था तो इसने पैसे दोबारा उधार लिए थे। आप अपना समय व्यर्थ ना करके जल्दी से फैसला सुना दीजिए। जमींदार की बात सुनकर मुखिया ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमने फैसला कर दिया है कि जमींदार सच बोल रहा है और भोला। इससे आगे मुखिया जी कुछ कहते, लेकिन उतने में ही एक आवाज आती है, रुकिए मुखिया जी, मैं जमींदार की सारी सच्चाई को जानता हूँ। ये सुनकर सारे गांव वाले शिवा की ओर देखने लगते हैं और जमींदार चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम कौन हो? तुम्हें पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। मुखिया जी, ये शिवा है और मेरे बेटे का मित्र है। अच्छा नौजवान, तो ये बताओ, जब उस समय भोला जमींदार को पैसे देने गया था तो क्या हुआ था? मुखिया जी, उस दिन भोला चाचा जी ने जमींदार के सारे पैसे ब्याज सहित दे दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची पर अपनी हस्ताक्षर करके उस पर लिख दिया था कि भोला, अब तुम्हारा सारा कर्ज चुकता हुआ। लेकिन भोला चाचा के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वो पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची पर लिखकर दे दिया था कि भोला चाचा जी ने उससे और भी कर्जा लिया है। शिवा की ये बात सुनकर जमींदार डर गया। मुखिया जी, ये शिवा झूठ बोल रहा है। ये तो उस समय पर वहाँ पर था भी नहीं। ये सिर्फ एक झूठी कहानी बना रहा है। ये कोई बहरूपिया है जिसे भोला झूठ गवाही देने के लिए बुलाकर लाया है। अगर ये सच बोल रहा है तो इससे पूछिए कि इसके पास इस बात का क्या प्रमाण है। हाँ भाई शिवा, बोलो, हम सिर्फ तुम्हारे गवाही के अनुसार ही फैसला नहीं सुना सकते। तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे तुम साबित कर सको कि तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो? अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए। वहां पर रखी हुई खाते की पुस्तक के अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार जी ने अपने हाथों से लिखा था कि भोला का सारा कर्ज चुकता हो चुका है और उस पर जमींदार ने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। और इतना ही नहीं, भोला चाचा के घर पर जो चोरी हुई थी वो जमींदार ने ही करवाई थी और वो सारा चुराया हुआ धन और गहने भी जमींदार के घर के अंदर उसकी तिजोरी में रखे हुए हैं। ये सुनकर जमींदार को धक्का सा लग जाता है। आखिर ये व्यक्ति कौन है और इसको ये बातें कैसे पता चली? फिर मुखिया जी अपने आदमी को जमींदार के घर भेजते हैं। चोरी वाली बात सुनकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि जमींदार ऐसा भी कुछ करवा सकता है। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सारे गांव वाले शक की निगाहों से सरपंच को देख रहे थे और उन्हीं सरपंच पर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मुखिया द्वारा भेजा गया आदमी गहने और पर्चा लेकर वापस लौटता है और मुखिया जी को दे देता है। ये सब देखकर मुखिया जी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है जमींदार, तुम इतनी नीच हरकत भी कर सकते हो? ये हमने कभी सोचा नहीं था। इतना धनवान होने के बाद भी इतनी गिरी हुई हरकत करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? भोला जैसे भोले आदमी को ऐसी धोखाधड़ी में फंसा दिया और पूरे गांव वालों और पंचायत को पागल बनाया और सबका समय बर्बाद किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जमींदार। मुखिया जी, भोला चाचा जी ने कभी भी किसी के साथ बुरा या छल कपट नहीं किया है। वो निस्वार्थ और स्वाभिमानी से जीने वाले व्यक्ति हैं। उनके स्वाभिमान ही उनके लिए सब कुछ है। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए जमींदार ने इतनी नीच हरकत की है। मैं तुम्हारा सारे गांव वाले और पंचायत की ओर से आभारी हूं। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है और मैं आज सारे गांव वालों के सामने ये फैसला सुनाता हूं। जमींदार जी, मुआवजे के तौर पर भोला को चोरी की हुए रकम की दुगनी कीमत देनी होगी, क्योंकि अगर भोला के घर पर चोरी नहीं हुई होती तो उसे कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और उसे इतनी परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। और इसी तरह आखिरकार सच्चाई की जीत होती है। जब पंचायत ने बेईमान जमींदार को उसके किए गए कुकर्मों के लिए दोषी बनाया और भोला को निर्दोष साबित कर दिया तो सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और गांव के सभी लोग एक एक करके भोला को बधाई देने लगे। जब सभी लोग भोला को बधाई दे रहे थे तो भोला को अपने बेटे के दोस्त शिवा का ध्यान आया और वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, परंतु शिवा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर तक भोला ने शिवा को ढूंढा लेकिन शिवा वहाँ से जा चुका था।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शिवा बेटा। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो आज मुझे सजा मिल जाती। तुमने बिल्कुल सही समय पर आकर मुझे बचा लिया, परंतु उसे शायद अपने गांव जाने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए वो मुझे बिना मिले चला गया। लेकिन भोला ने मन में निश्चय कर लिया था कि जब भी उसका बेटा शहर से वापस आएगा तो वो उसके साथ शिवा से मिलने के लिए जरूर जाएगा, ताकि वो उसका धन्यवाद कर सके। पूरे गांव में भोला की निर्दोषी साबित हो चुकी थी और जमींदार पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। भोला इस बात से निश्चित था कि अब उसके सर पर कोई भी कलंक नहीं लगा। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और एक हफ्ते बाद किशन वापस घर आया। बेटा, तुमने आने में थोड़ी देर करी, परंतु तुम्हारे मित्र शिवा ने बिल्कुल सही समय पर आकर पूरे गांव में मेरी इज्जत बचा ली। अपने पिता की ये बात सुनकर किशन थोड़ा चौंक गया। लेकिन पिताजी, ये शिवा कौन है? शिवा नाम का तो मेरा कोई भी मित्र नहीं है। अरे, वही शिवा जो तुम्हारे साथ शहर में नौकरी करता है और तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसे देने के लिए पिछले हफ्ते हमारे घर आया था। नहीं पिताजी, मैं किसी शिवा को नहीं जानता और मेरा इस नाम का तो कोई भी मित्र नहीं है, ना ही मैंने किसी को पैसे देकर यहाँ भेजा। ये सुनकर भोले की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। बेटा, क्या सच में तुम शिवा को नहीं जानते? इसके बाद भोले ने सारी बातें आराम से अपने बेटे किशन को बताई कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और किस तरह से पंचायत का सारा लेकर उसे सजा दिलवाना चाहता था। लेकिन शिवा नाम के एक नौजवान ने, जो मुझे तुम्हारा दोस्त बता रहा था, उसने भारी पंचायत में मेरी ओर से गवाही दी और जमींदार की सारी पोल खोल कर रख दी। परंतु तुम तो कह रहे हो कि तुम तो किसी भी शिवा नाम के व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, और उसने मुझे ये भी बताया था कि उसका घर पास ही के गांव सीतापुर में है। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो चलिए हम दोनों अभी सीतापुर चलते हैं और वहां जाकर पता करते हैं। सीतापुर पहुंचकर उन दोनों ने शिवा के बारे में पूछा, लेकिन पूरे गांव में उन्हें कहीं पर भी शिवा का पता नहीं चला। बेटा, मुझे समझ में आ गया है कि उस शिवा नाम के लड़के का क्या रहस्य है और वो कहाँ रहता है। हम चाहे उसे इस गांव में या पूरी धरती पर कहीं भी ढूंढ ले, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शिवा और कोई नहीं है, बल्कि भगवान शिव जी है, जो अपने भक्त की सहायता करने के लिए आए थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और भगवान किसी भी रूप में आकर अपने सच्चे भक्त की सहायता अवश्य ही करते हैं। सीताराम।